सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करोड़ों की सौगात दी है फतेहाबाद को। रुक करते हैं वहीं का। में जब हिसाब किताब लगाया, उसकी कुल राशि जो बनती है वो 2024 करोड़ रुपया बनी है। क्या संयोग था आज। तो इस प्रकार एक ही दिन में इतने बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करते हुए मुझे तो खुशी हो ही रही है। हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं, इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। क्यों हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाड़ा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हो गई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। हम अपने लक्ष्य को, टारगेट को पार कर लिए। हमने एक काम और हमने आगे किया कि हरियाणा में कुल मिलाकर के तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कभी यहां तालाब हर प्रकार की व्यवस्था में काम आते थे। पशुओं की सिंचाई के काम, पशुओं के पीने के पानी के काम आते थे। घरों में भी पीने के अलावा बाकी सब काम हम तालाबों के पानी से करते थे, और सिंचाई के भी काम आते थे। एक समय तालाबों की भरमार थी। हमने इन सब तालाबों की व्यवस्था के लिए हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाब प्राधिकरण, और तालाब प्राधिकरण के जिम्मे लगाया कि सर्वे करें। सर्वे करके पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर तालाबों की संख्या हमारी 18,000 के आसपास ये सब तालाब जो है हमको वहां मिले। और केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, 900 तालाब जो है वो शहरों में भी मिले, और उन शहरों तालाब को भी ठीक करने का काम हमने उस बीड़े को उठाया। तो और कुल 19,649 तालाब, ये एक टारगेट रखा, इनको हम ठीक करेंगे। 11,000 के आसपास तालाब इसमें पॉल्यूटेड है, प्रदूषित हैं। बाकी तालाब ऐसे हैं, कुछ सूख भी गए हैं, पानी वहां पहुंचता नहीं है। वर्षा का पानी 3 महीने 4 महीने के लिए तो पानी आता है, बाद में तालाब सूख जाते हैं। वहां आज भी पशुओं के पीने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बहुत बड़े काम को करने के लिए ये बीड़ा हमने उठाया, और इस पानी को उपलब्ध कराने के लिए आज ये जो काम शुरू किया गया है, ये हरियाणा भर में लगातार ये चल रहा है। हरियाणा में सिंचाई के नाते से और पीने के पानी के नाते से एक अध्ययन के अनुसार, अगर मैं इसको लीटर में बताता हूं, तो 35 लाख करोड़ लीटर, 35 लाख करोड़ लीटर ये पानी हमको चाहिए।
चाहे उसमें पीने के लिए है, स्नान करने के लिए है, नहाने धोने के लिए है, खेती के लिए है, सिंचाई के लिए है, हमारे हर प्रकार का उद्योग में इसका बड़ा उपयोग होता है। तो 35 लाख करोड़ पानी चाहिए। आज वही जो स्टडी है, वो जो अनुमान है, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो उपलब्धता है कुल मिलाकर 20 लाख यानी 21 लाख करोड़ लीटर है। 35 चाहिए, 21 है, 14 लाख करोड़ पानी की कमी आज भी हरियाणा में है। और इस पानी की आपूर्ति आखिर तो वर्षा से होती है, पहाड़ों से होती है, जो नदियां चलती हैं उनमें से होती है। हमारे पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो समझौता हुआ था पंजाब के साथ, एसवाइल के माध्यम से हमको मिलना था, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से, वो हमको मिल नहीं रहा है। अब वो अंतर्राज्यीय विवाद है, उस विवाद के हल के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। कब वो हल होगा, कब नहीं होगा, लेकिन अगर हल नहीं भी हो रहा अभी, तो भी पानी का प्रबंधन ये सरकारों के जिम्मे होता, उसको हम कर रहे हैं। और पानी के प्रबंधन के करने के बाद आवश्यक पानी हरियाणा के किसी भी कोने तक पहुंचाने के लिए हमने सफलता पाई है। 300 टेल ऐसी थी हरियाणा में, जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर लगता हुआ है, चाहे वो हिसार जिला, चाहे वो फतेहाबाद जिले का भी कुछ एरिया, और इसके साथ भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, इन सब जिलों का ऐसा बॉर्डर का एरिया जहां 300 टेल पर पानी कभी पहुंचता नहीं था, हमने कोशिश करके उन सब 300 टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने प्रबंधन किया है, और प्रबंधन करने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमने किए हैं। उसके अंदर जैसा मैंने पॉन्ड अथॉरिटी का तो विषय बताया ही बताया है, इसके साथ जो पानी को साफ करने की जो नई नई टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो तालाब का पानी ही साफ करना है। उस पानी के तालाब को साफ करने के लिए एक अभी जो अपना सरोवर मैंने देखा है यहाँ, आज संयोग से सबसे पहले आने के बाद इस गांव में मैं पहले लाइब्रेरी देखने के लिए गया, जो नई लाइब्रेरी आपने बनाई है, बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनी है। मैं उसके लिए अपने मंत्री जी हैं, अपने यहाँ की पंचायत है, और यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने उसका सहयोग किया, उनको सबका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अच्छी लाइब्रेरी आपने यहाँ बनाई है। उसके बाद ये सरोवर देखने के लिए गया, तो सरोवर में पानी को साफ करने की जो टेक्नोलॉजी वहां मैंने देखी, ऐसा नहीं कि पहली बार यहां देखी है, उसको देखने के लिए मैं पंजाब गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम है सींचे वाला टेक्नोलॉजी। और सींचे वाला नाम क्यों है? पंजाब के अंदर एक संत रहते थे, वहां रहते हैं अभी भी, उस गांव का नाम है सींचे वाला। और उन्होंने अपने गांव का जो पानी है उसको साफ करके तालाब में जाने से पहले उसको स्वच्छता कैसे करनी है, एक टेक्नोलॉजी इजाद की। उसको देखने के लिए मैं सींचे वाला भी गया था। और वो सज्जन ऐसे हैं, उन संत को बाद में उसी टेक्नोलॉजी के कारण से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त टेक्नोलॉजी के अन्वेषक, जो सर्च करने वाले, वही टेक्नोलॉजी आज हमारे गांव में यहां देखने को मिली है। मन प्रसन्न हुआ है। तो इस प्रकार से पानी साफ करके तालाब में डाला जाए, पशु भी उसको पी सकते हैं। खेती करने में भी आखिर किसान को आसानी से खेती करने का मन सिंचाई करने का करता है, वरना गंदा पानी तो किसान भी चाहता है कि वह खेत में ना जाए। तो इस प्रकार से सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है, एक जल शक्ति अभियान जो हमने चलाया है, इस जल शक्ति अभियान में जितने काम किए गए हैं, एक काम उसमें यह भी किया कि हमारी सरकार आने से पूर्व तालाबों की सफाई के लिए और 50,000 रुपया एक गांव में एक तालाब के ऊपर खर्च किया जा सकता था। हमने कहा कि इस 50,000 में ये मुरम्मत और इस प्रकार का, जैसे हम तालाब पर कुछ बगीचा बनाना चाहते हैं, कोई लाइट लगाना चाहते हैं, कोई बेंच लगाना चाहते हैं, कहीं जिम लगाना चाहते हैं, ओपन जिम, तो इसकी राशि बढ़ाई जाए। हमने उस राशि को बढ़ा करके प्रति तालाब 7 लाख रुपया कर दिया है मित्रों, कि अब तालाब के ऊपर 7 लाख रुपया लगा करके आप उसका सौंदर्यकरण कर सकते हैं, उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और उसमें ये जो तालाब मैंने 2048 बताए हैं, ये उसी का परिणाम है कि उन तालाबों पर काम शुरू हो गया है। 60 जो आज उद्घाटन किए गए हैं। एक और जो बड़ा विषय कि इन 60 में से आधे से ज्यादा 31 जो ऐसे सरोवर हैं, वो केवल फतेहाबाद जिले में ही हम करा रहे हैं। 31 तालाब। अब इसके लिए
दोनों ही तरफ बात मैं कर सकता हूं। बबली जी को बधाई भी देता हूं और बबली की चालाकी पकड़ी गई कि सबसे पहले अपने यहां कराओ। अब इसके दोनों अर्थ हैं, सारे प्रदेश में होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रदेश में करने से पहले एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि लोग बाहर से आए, दूर से आए, देखें कि तालाब सरोवर कैसा होता है, एक गांव, उसका गांव का विकास कैसे होता है। डुलेट गांव छोटा गांव, सामान्य परिवार हैं, कोई बहुत धनवान लोग यहां नहीं रहते हैं, थोड़े बहुत किसान भी हैं, बाकी मजदूर लोग हैं, लेकिन फिर भी यहां इस प्रकार का सुंदर ग्राम सचिवालय, इस प्रकार का वहां लाइब्रेरी, इस प्रकार का यहां सरोवर, ऐसे सब अच्छे काम किसी एक गांव में होते तो गांव के अंदर लोगों को मन लगता है। ऐसा कहा जाता है कि विकास तो शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन अगर आदमी की आत्मा, आदमी के विचार और आदमी का जो मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा होती है, वो गांव के लोगों की ज्यादा होती है। हम हमेशा कहते रहे कि इस गांव के आदमी की आत्मा की प्रसन्नता, ये भाव शहरों में ले जाना चाहिए ताकि शहर के लोग भी वैसे ही खुश हो जाएं, और शहरों का विकास वो गांव में आना चाहिए, गांव के लोग भी प्रसन्न हो जाएं। तो यहां की आत्मा की जो प्रसन्नता, खुशी, वो शहरों में जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन शहरों का विकास आज गांव में आ गया है, इस बात से मुझे भी प्रसन्नता है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, हमारी जो टेक्नोलॉजी पानी को लेकर चल रही है, खास करके प्रदूषित पानी को स्वच्छ करने का जो काम चल रहा है, एक केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड है, ऑल इंडिया लेवल पर है। उन्होंने हमारे प्रदेश के इन कामों की सराहना की है कि हरियाणा इज ए मॉडल फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये काम पानी के लिए हमने किया है, पानी बचाने के लिए कई मुहिम चलाई है। हमारा किसान भोला भाला किसान होता है, जिधर लग जाए फिर उसी तरह पिल पड़ता है। जहां चने बुआई होते थे, किसी ने रास्ता दिखा दिया, यहां पानी जमीन से निकालो और यहां धान बोना शुरू कर दो। उसने पानी जमीन का निकाला, नहर का पानी मिला कि नहीं मिला, लेकिन जमीन के पानी से बिजली मुफ्त मिल गई, वहां धान बोना शुरू कर दिया, और वहां जो रासायनिक खाद है वो डालने शुरू कर दिए। आमदन बढ़ गई, लेकिन हुआ क्या? दुष्परिणाम ये हुआ कि उस रासायनिक खाद के कारण से वो जो अपनी जमीन है वो खराब कर बैठा, और खराब करने के बाद वही जमीन जहां चने अच्छे वाले होते थे, उतने ही पैसे के होते थे जितने पैसे का धान होता है, लेकिन पानी और ये जो रासायनिक खाद के दुरुपयोग के बाद उस जमीन में आज जो है दलदल हो गई है, वाटर लॉगिंग हो गई है। अब वहां फसल का दाना न चना होता, न धान होता, न गेहूं होता, कुछ नहीं होता। आज किसान पछता रहा है। सुबह ही मुझे हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और हमारे दूढ़ाराम जी ने दोनों ने बताया कि भट्टू एरिया के बहुत गांव ऐसे हैं जहां पानी जो है वो वाटर लॉगिंग, पानी ऊपर रह गया, पानी नीचे जाता नहीं है। जाएगा कैसे? नीचे की जमीन, उसको तो केमिकल खाद ने हार्ड कर दिया है, पक्की लेयर बन गई है। पानी जो पहले जमीन के अंदर रिस जाता था, आज पानी जाता नहीं है। बरसात के बाद जहां केचुए निकल के आते थे, आज हमारी नई पीढ़ी ने केचुआ ही नहीं देखा। केचुआ क्या होता है? बात ठीक है क्या नहीं? नई पीढ़ी को केचुआ नहीं पता क्या होता है। केचुआ ऐसा एक कीड़ा है कि जमीन के अंदर सुराख कर करके 10, 12, 15 मीटर तक नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों में फिर ऊपर आ जाता है। उसके जो बिल होते हैं, उस बिलों के माध्यम से पानी नीचे चला जाता है। आज वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसान यहां बैठे हैं, केचुआ किस किस ने देखा है? केचुआ इतने लोगों ने देखा है। और जो अभी 20-25 वर्ष के नौजवान हैं, उनमें से किसी ने केचुआ देखा है? उनमें नहीं कोई हाथ खड़ा। इसलिए कि वो केचुआ नाम का प्राणी समाप्त हो गया है। और ये केवल केचुआ नहीं था, वो हमारे जीवन दाता के नाते से वो पानी को जमीन में ले जाता था। जमीन का पानी हर वर्ष ऊपर उठता था। हम थोड़ा पीने के लिए निकालते थे, थोड़ा उपयोग करते थे, अपने आप एक ऑटोमेटिक राशनिंग थी। आज लगातार हमने निकालना शुरू कर दिया। हमने उसको भी किसान को समझाया कि इसको रोको, जहां धान नहीं बोना चाहिए वहां मत बोए, और अगर धान बोना शुरू कर दिया है तो दूसरी फसलों पर आ जाएं, और हम आपको हर एक फसल का धान बुआई नहीं करोगे, दूसरी करोगे तो 7,000 रुपया सरकार आपको देगी। और ये मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई।
7,000 रुपया मिल जाएगा उनको। हमें हर इलाके में नहीं कह रहा, लेकिन जब पानी बहुत नीचे चला गया है, डार्क जोन हो गए हैं, और डार्क जोन होने के बाद आज समस्या ये आ रही है कि वहां बिजली भी भरपूर मात्रा में लगाते हैं पानी, और हर साल एक यानी पाइप वो नया उसमें डालना पड़ता है 10 फुट का। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों को इस योजना पर जरूर आना चाहिए, और मैं उन किसानों का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस योजना को अडॉप्ट किया, और 1,74,000 एकड़ जमीन पर लोगों ने धान बोना छोड़ दिया है। मैं उन किसानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। तो भाइयों बहनों, हमने रिचार्जिंग वेल, ताकि बरसात का पानी रिचार्जिंग वेल शाफ्ट जिसको कहते हैं, शाफ्ट डाल करके और जमीन के अंदर पानी डालने का प्रावधान भी किया है। 1,000 वेल बनाए हैं अगले वर्ष के लिए, और हमने 1,000 वेल का टारगेट रखा है, ताकि इससे भी पानी जो है जमीन में जाएगा, और इसके कारण से हर वर्ष 8,000 एकड़ जमीन उसकी सिंचाई हम ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि जमीन ज्यादा सिंचाई हम कर पाए, इस ओर हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं जमीन का हिसाब आपको सारा बताऊं